हमारी ये दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। इसमें बहुत से रहस्य ऐसे होते हैं जिसको सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम की एक ऐसे चोर की है जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का वक्त खर्च कर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी इस चोर को पकड़ नहीं पाए। और ये चोर पूरे अमेरिका में अपनी चोरी की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया। आखिर क्या थी इस चोर की स्टोरी जो इन लोगों में इतना फेमस हो गया, और FBI इसको पकड़ने में क्यों नाकाम रही, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। It's the only unsolved skyjacking in US history. The FBI couldn't crack the case, but now scientists think they've narrowed the search for the suspect with evidence found in his necktie. And I've been covering this story for 20 years, and these new records opened the door to a first for me. They led me to a witness who came face to face with D.B. Cooper. ये घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और एक काला बैग लेकर जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां से वो बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टल से सिएटल के लिए एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे, जिस कारण डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाता और वो प्लेन के अंदर आते ही अपनी सीट 18C में जाके बैठ जाता है। लगभग 2:50 पे प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरती है और उड़ान के कुछ देर बाद ही कूपर अपने लिए सोडा और ड्रिंक मंगाता है। उसके फ्लाइट का सफर 30 मिनट का ही होता है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वे अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने पास खड़ी फ्लोरेंस शैफनर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है और उसको एक पर्ची देता है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को ये लगता है कि डैन कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उस पर्ची को जेब में डाल लेती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसको उस पर्ची को पढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो फ्लाइट अटेंडेंट उस पर्ची को पढ़ती है तो उसके फेस का रंग उड़ जाता है। उसमें लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और तुम मेरी पास वाली सीट पर आके बैठ जाओ। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसको बम दिखाता है और इसी के साथ अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसको $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सभी यात्री को सुरक्षित जाने देगा। शेफनर डैन कूपर की सभी मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट्स के पास जाती है और पायलट्स डैन कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तक पहुंचाते हैं। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है। उन सभी को ये मालूम हो जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। शेफनर वापस प्लेन में जाती है तो वो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह अपना ड्रिंक पी रहा था, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर के निशान नहीं थे। इसी वजह से प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को इस चीज की भनक भी नहीं लगती कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वो चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोट से बैगों में भरते हैं, ताकि बैग भारी हो जाए और डीबी कूपर को इन नोटों को ले जाना मुश्किल हो जाए। यहाँ FBI एक और चालाकी दिखाती है। वो सभी नोटों के सीरियल नंबर को अपने रिकॉर्ड्स में लिख लेती है ताकि बाद में डैन कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 पे ये प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जहां पे FBI के कुछ ऑफिसर्स $2 लाख और 4 पैराशूट के साथ पहले ही मौजूद होते हैं। कूपर की मांग के अनुसार उसको उसके पैसे और 4 पैराशूट दे दिए जाते हैं, जिसके बाद वो प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देता है। इसके बाद वो फ्लाइट के दोनों पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट्स को उसी प्लेन में रहने को कहता है। डैन कूपर अब पायलट्स को उस प्लेन को मैक्सिको ले जाने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। यहाँ FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को उस प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उस प्लेन को रेनो नावेदा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट पे 185 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की स्पीड में उड़ाने के लिए कहता है। कूपर उस प्लेन के एयर स्टेयर कैसे खुलते हैं इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी बाकी लोगों के साथ कॉकपिट में रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहता है। लगभग 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है। इसके बाद पायलट और एयर होस्टेस जब पीछे प्लेन में जाकर देखते हैं तो उनको वहां पे कूपर नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि कूपर एयर स्टैंड खोलकर वहां से भाग चुका है। 10:15 पर बोइंग 727 रेनो एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जिसके बाद पुलिस और FBI द्वारा पूरे प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है।
लेकिन कुछ ही देर में उनको पता लग जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद पूरे प्लेन की छानबीन की जाती है। वहाँ पे सिर्फ डैन कूपर के टाई की क्लिप और उसके द्वारा मंगाए गए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट ही मिलते हैं। कूपर बाकी सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा उस समय पे एक नोरजाक मिशन चलाया जाता है और जिस फ्लाइट अटेंडेंट से उसने बात की थी उसके द्वारा उसका एक स्केच भी बनवाया जाता है, क्योंकि उसके अलावा डैन कूपर को किसी और ने इतने गौर से देखा ही नहीं था। जिस जगह एयर स्टेयर खुले थे उसके कई किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में छानबीन की जाती है। बहुत से घरों की छानबीन की जाती है, लेकिन फिर भी कूपर के पैराशूट और पैसों का कहीं भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरे मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने डैन कूपर का नाम DB कूपर रख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर की जगह DB कूपर नाम ज्यादा मशहूर होने लगा। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगा कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी डैन कूपर का कहीं पता नहीं लगता। जब बहुत सी छानबीन के बाद भी डैन कूपर का कहीं भी पता नहीं लगा तो FBI का ये मानना था कि शायद लैंडिंग के वक्त उसकी मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली, ना पैसों का बैग मिला और ना ही वो पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते वक्त रेत के नीचे $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। कई साल रेत में दबे होने के कारण बहुत सारे नोट खराब हो जाते हैं, लेकिन बीच के कई नोट अभी भी सही सलामत होते हैं। जब FBI को इस बात का पता चलता है तो FBI इन नोटों की जांच कराती है। जांच के दौरान अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो 8 साल पहले डैन कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर का केस फिर से तेजी पकड़ता है। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे, इस पर बहुत ही ज्यादा विवाद होता है। कई लोगों का ये कहना होता है कि डैन कूपर ने FBI से जो नोट लिए थे उसने उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के वक्त कूपर के बैग से कुछ बंडल गिरकर यहाँ पहुँच गए। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, लेकिन फिर भी इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत FBI को मिला था। DB कूपर के केस में सालों साल कई छानबीन होती रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत FBI को नहीं मिल पाया जिससे वो उसका पता लगा सके। आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद भी FBI उस चोर को नहीं पकड़ पाई, जिसके कारण 2016 में FBI ने इस केस को बंद कर दिया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन वो इस दुनिया के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका का एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले जिस किसी को मालूम है कि इस स्टोरी पे बनी फिल्म का क्या नाम है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं।